दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों आज से हम लोग एक नई श्रृंखला यूपीएससी पूर्व वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है दोस्तों, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वह है कला एवं संस्कृति। ठीक है, और यह दृष्टि की पुस्तक है दोस्तों, ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है, जिसके सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें हमारा जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं उसको हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों जो हमारी 26 मई 2024 को परीक्षा आयोजित होने वाली है प्रीलिम्स की, उससे पहले हम इस पुस्तक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों हमारे पूर्व वर्षों के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों फैक्ट बार बार दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है कौन सा, वह है कला एवं संस्कृति। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा क्या, कला एवं संस्कृति। चलिए आर्ट एंड कल्चर 2023 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों कि धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक के क्षेत्र में अवस्थित था। क्या है, फिर देखिए कह रहा है धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, वह है हमारा आंध्र। ठीक है, केवल हम सही आंसर देखते चलेंगे, डिटेल व्याख्या जहां जरूरत होगी वही हम देखेंगे दोस्तों, सारे प्रश्नों की हम डिटेल व्याख्या नहीं देखेंगे। ठीक है, कह रहा है धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो याद रखें दोस्तों आंध्र इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो याद रखिए आंध्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए यहां क्या कह रहा है, चलिए यहां देखिए कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। क्या है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का क्या निक्षेपागार होता था। क्या है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। क्या है, पहला देखिए कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। फिर तीसरा कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। बाकी कह रहा है हमारा कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, यह पॉइंट हमारा सही है। फिर कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो हम सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, यह पॉइंट सही है। और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, यह पॉइंट हमारा सही है। जबकि पहला पॉइंट कह रहा है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि स्तूप मूलतः दोस्तों वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे। क्या है, स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे। और स्तूप शब्द का उल्लेख हम लोग ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। क्या है, याद रखिएगा कि स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे और स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, यह पॉइंट हमारा गलत है। दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हम केवल 2 राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अब तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्थल और जिसके लिए जाना जाता है। कह रहा है बेसनगर शैव गुफा मंदिर। क्या है, बेसनगर कह रहा है दोस्तों शैव गुफा मंदिर, तो यह हमारा क्या है
गलत दिया गया। फिर कह रहा है दोस्तों भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, क्या है, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर। फिर कह रहा है दोस्तों सित्तनवासल, क्या है, फिर कह रहा है दोस्तों सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर, ठीक है, क्या है, सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है, क्या है, कि बेसनगर जो दिया गया है दोस्तों यह हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। बेसनगर जो दिया गया है कि शैव गुफा मंदिर, यह हमारा गलत दिया गया है। जबकि दोस्तों कह रहा है कि भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, क्या है, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, यह हमारा पॉइंट सही है। फिर कह रहा है कि सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर, तो यह भी हमारा पॉइंट दोस्तों सही है। तो इसमें केवल सही आंसर मार्क करेंगे वह हम कौन, वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थल और जिसके लिए जाना जाता है। तो बेसनगर हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों, शैव गुफा मंदिर। यहाँ देखिए हेलियोडोरस स्तंभ एक प्रस्तर स्तंभ है जिसे लगभग 113 ईसा पूर्व मध्य भारत के बेसनगर यानी कि वर्तमान विदिशा मध्य प्रदेश के पास में स्थापित किया गया था, ठीक है। वैष्णव मत से प्रेरित होकर इस स्तंभ को हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के रूप में संदर्भित किया गया था, अतः एक सही नहीं है, ठीक है। बेसनगर हमारा शैव गुफा मंदिर यह गलत दिया गया है। भाजा बौद्ध गुफा मंदिर यह बिल्कुल सही है, और सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर यह भी हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर और सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर यह हमारा बिल्कुल सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2। जबकि पहला कह रहा है कि बेसनगर शैव गुफा मंदिर यह हमारा गलत दिया गया, हम लोगों ने अभी व्याख्या देखा है, ठीक है। यहां भी देख लीजिए कि अतः एक सही नहीं है, तो केवल 2 हमारे पॉइंट सही दिए गए हैं, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर और सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही उत्तर हम मार्क करेंगे केवल 2, ठीक है। चलिए अब आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में फैक्ट रिपीट करते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। चलिए अब आर्ट एंड कल्चर में जो 2023 में पूछे गए प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब 2022 में आर्ट एंड कल्चर में जो हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न है, हिस्ट्री में जो पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर में, अब हम 2022 के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में वह स्थित है, ठीक है। कह रहा है हमारा कि धौली उड़ीसा, क्या है, कह रहा है कि धौली उड़ीसा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एर्रगुडी आंध्र प्रदेश, क्या है, एर्रगुडी आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है, फिर कह रहा है जौगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या कह रहा है, फिर कह रहा है जौगढ़ मध्य प्रदेश, और फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कालसी कर्नाटक, क्या है, फिर कह रहा है हमारा कालसी कर्नाटक, ठीक है। तो चलिए इसमें कह रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, क्या है, उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त युग्मों में से जो सही सुमेलित है दोस्तों वह है, हम सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 युग्म, ठीक है, केवल 2 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं, ठीक है, केवल 2 युग्म। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि हमारा धौली उड़ीसा बिल्कुल सही सुमेल है, क्या है, धौली उड़ीसा हमारा बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, ठीक है, धौली उड़ीसा हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है हमारा एर्रगुडी आंध्र प्रदेश, क्या है, कह रहा है दोस्तों कि एर्रगुडी आंध्र प्रदेश, तो यह भी हमारा बिल्कुल क्या है, सही सुमेल दिया गया है कि एर्रगुडी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही सुमेल होगा। जबकि जौगढ़ कह रहा है, क्या है, जौगढ़ कह रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जौगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित ना होकर जौगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों जौगढ़ हमारा मध्य प्रदेश में स्थित ना होकर जौगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में बहरामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के निकट स्थित है, क्या है, जौगढ़ हमारा मध्य प्रदेश में स्थित ना होकर दोस्तों याद रखें जौगढ़ हमारा कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के गंजम जिले में बहरामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के निकट स्थित है। तो जौगढ़ हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों कालसी कर्नाटक, क्या है, कह रहा है कालसी कर्नाटक, तो यह गलत है दोस्तों, कालसी कर्नाटक में स्थित ना होकर हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में स्थित है। तो कालसी भी हमारा गलत दिया गया है, केवल हमारे 2 युग्म सही हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखें धौली उड़ीसा बिल्कुल सही है दोस्तों, एर्रगुडी आंध्र प्रदेश यह भी हमारा बिल्कुल सही है। जबकि जौगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित ना होकर उड़ीसा में स्थित है, और कालसी हमारा कहाँ स्थित है, यह है दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बफर जोन में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, केवल 2 युग्म
हमारे सही सुमेलित हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, धौली दोस्तों हमारा उड़ीसा में है, एर्रागोडी आंध्र प्रदेश में, जबकि जौगढ़ दोस्तों कहाँ है, जौगढ़ है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। और कालसी कहाँ है, तो यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बफर जोन में स्थित है। केवल 2 युग्म सही है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। कह रहा है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। देखें यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। क्या है, कह रहा है संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। फिर बी कह रहा है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। क्या है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। और कह रहा है कि संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। फिर कह रहा है डी हमारा संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक सही है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को क्या था, ज्ञात था। क्या है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण हमारे संगम कवियों को ज्ञात था। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को क्या था, ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, नीचे देखें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम, ऑप्शन ए, यानी कि अकबर, ठीक है। फिर देखिए कि किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो याद रखें दोस्तों, अकबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या है, किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन ए अकबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखें यहाँ क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए देखें यहाँ, चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुजन की आसान मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। क्या है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, वह है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। तो याद रखें, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, ठीक है। चलिए पांचवें प्रश्न को देखें, यहाँ क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। क्या है, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। पहला कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। फिर कह रहा है कि अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। क्या है, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो सही हमारा है दोस्तों, वह है हम मार्क करेंगे। केवल दोस्तों हमारा कौन कौन से पॉइंट सही दिए गए हैं, केवल 1 एवं 2 पॉइंट सही दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। क्या है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। फिर कह रहा है कि अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि थर्ड कह रहा है क्या, कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, तो यह पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। कह रहा है कि 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल के संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। क्या है, 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड गलत है, ठीक है। फिर से देखिए
कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो याद रखें कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अलबरौनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जबकि थर्ड कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, तो वह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो इसका उद्घाटन दोस्तों एस राधाकृष्णन द्वारा ना करके हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। पहला और दूसरा पॉइंट सही है कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है और अलबरौनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, तो बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है, यहां देखिए। चलिए देखिए, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि केवल 1 एवं 2 पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे छठे नंबर प्रश्न को हम क्या कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 4, यानी कि दोस्तों परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। और फिर है दोस्तों हमारा क्या, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जबकि 1 और 2 हमारे क्या हैं, यह जैन ग्रंथ नहीं है, ठीक है। कौन कौन से हैं, परिशिष्ट पर्वन, फिर है दोस्तों क्या है, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं। तो याद रखिए दोस्तों परिशिष्ट पर्वन और कौन से, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 एवं 4, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, परिशिष्ट पर्वन और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या दिया गया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ क्या कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए। कह रहा है दोस्तों कि आर्यदेव जैन विद्वान, क्या है, आर्यदेव जैन विद्वान। फिर कह रहा है दोस्तों दिगनाग हमारा बौद्ध विद्वान। फिर कह रहा है दोस्तों नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही सुमेल है दोस्तों, वह है केवल क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 युग्म हमारे सही सुमेल दिए गए हैं, ठीक है। क्या है, केवल 2 युग्म हमारे सही सुमेल दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि पहला युग्म जो दिया गया है वह है क्या है दोस्तों, केवल हमारे 2 और 3 जो पॉइंट दिए गए हैं, क्या है, पहला और दूसरा हमारा जो दिया गया है वह बिल्कुल सही सुमेल है, जबकि हमारा जो पहला पॉइंट दिया गया है यह सही सुमेल नहीं है। यानी कि दोस्तों क्या है, कह रहा है हमारा कि दिगनागा भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। क्या है, कह रहा है दिगनागा भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे, तो यह हमारा पॉइंट सही दिया गया है। फिर कह रहा है दोस्तों कि नाथ मुनि, क्या है, फिर कह रहा है हमारा नाथ मुनि, तो कह रहा है कि श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्रीमन नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे जिन्होंने नलियर दिव्य प्रबंधम को एकत्र और संकलित किया था। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है कि नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। जबकि कह रहा है कि आर्यदेव जैन विद्वान, यह हमारा पहला युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला युग्म दोस्तों कह रहा है कि आर्यदेव जैन विद्वान, यह हमारा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। याद रखिए आर्यदेव महायान बौद्ध भिक्षु नागा अर्जुन के शिष्य और मध्यमा दार्शनिक थे, ना कि जैन विद्वान, ठीक है। आर्यदेव महायान बौद्ध भिक्षु नागा अर्जुन के शिष्य और मध्यमा दार्शनिक थे, ना कि दोस्तों जैन विद्वान, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए। तो आर्यदेव हमारे क्या हैं, वह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे, ना कि जैन धर्म से, ठीक है। जबकि दिगनाग हमारे बौद्ध विद्वान, बिल्कुल सही है। नाथ मुनि हमारे वैष्णव विद्वान, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। जबकि आर्यदेव हमारे क्या थे, या बौद्ध भिक्षु थे, ना कि दोस्तों जैन विद्वान। इस पॉइंट को याद रखिएगा। केवल 2 पॉइंट हमारे सुमेल हैं, 2 और 3, दिगनाग बौद्ध विद्वान और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे केवल 2 युग्म, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे 2021 के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। यहां देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में
भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्या है? कह रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर मार्क करेंगे नाटककार। क्या है? इसका सही आंसर मार्क करेंगे नाटककार। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो याद रखिए ऑप्शन बी नाटककार बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन बी नाटककार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस पॉइंट को याद रखिए। पहला कह रहा है कि अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। क्या है? कह रहा है अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। बी कह रहा है दोस्तों क्या कि सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। क्या है? सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सी कह रहा है कि पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। और डी कह रहा है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो निम्नलिखित कथनों में से सही पूछ रहा है, हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। क्या है? अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अजंता गुफा दक्कन पठार में वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। क्या है? अजंता गुफा दक्कन पठार में वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। तो हमारा पॉइंट ए बिल्कुल सही है। कह रहा है सांची स्तूप, तो याद रखिए दोस्तों सांची स्तूप बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। क्या है? सांची स्तूप बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। जबकि दोस्तों कह रहा है कि पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नासिक में स्थित है। ठीक है, याद रखिए जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, क्या है? पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर कहाँ स्थित है? या नासिक में स्थित है जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और अमरावती स्तूप दोस्तों हमारा कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारा कि अजंता गुफाएं वाघोरा नदी घाटी में स्थित हैं, तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सांची स्तूप चंबल नदी, तो यह सांची स्तूप दोस्तों बेतवा नदी की घाटी में स्थित है, ना कि चंबल नदी के। ठीक है, फिर कह रहा है कि पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी में स्थित है, तो यह भी याद रखिए यह गलत दिया गया है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नासिक में स्थित है जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, तो याद रखिए अमरावती स्तूप दोस्तों हमारा कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, ना कि गोदावरी नदी घाटी में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है हमारा मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है, क्या है? कह रहा है दोस्तों हमारा कि यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है क्या? फिर कह रहा है दोस्तों यह कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो यह हमारा गलत दिया गया है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर कह रहा है हमारा तीसरा कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, तो यह भी पॉइंट दोस्तों क्या है, हमारा गलत दिया गया है। चौथा कह रहा है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी थी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, तो यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे, वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 4 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। क्या है? यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी थी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए क्या था, प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 4 हमारे बिल्कुल सही हैं। जबकि कह रहा है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, यह पॉइंट हमारा गलत है। और कह रहा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, कह रहा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। क्या है? हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, इसलिए दूसरा पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति का प्रोत्साहन देना था, तो यह हमारा गलत है। क्या है कि 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर हैं जो तंत्र तथा शैव पूजा पद्धति को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट भी गलत है। क्या है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार देखें। चलिए देखिए यहाँ पे
कह रहा है कि हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। ठीक है, हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर हैं जो तंत्र तथा शैव पूजा पद्धति को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट भी यहाँ गलत था। ठीक है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, यह पॉइंट गलत है। और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, यह भी हमारा पॉइंट गलत है। 1 एवं 4 पॉइंट सही दिए गए हैं कि यह कच्छप घाट क्या है, कह रहा है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, यह भी पॉइंट सही है। और चौथा कह रहा है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। क्या है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा कह रहा है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 एवं 3 पॉइंट हमारे सही हैं। फिर देखिए, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है हमारा तीसरा पॉइंट कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन के क्या है सेंगचुआन द्वीप पर हुई। 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया, अतः कथन 2 हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिए। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु दोस्तों कहाँ, चीन में हुई तथा उन्हें कह रहा है कि तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, तो यह भी पॉइंट गलत है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु के संबंध में याद रखें कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन के सेंगचुआन द्वीप में हुई और 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया। ठीक है, जबकि पहला पॉइंट कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो यह भी पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो कह रहा है यह हमारा बिल्कुल गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन 1 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 1 और 3। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे 2020 के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हमारे क्या प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए क्या रहा है। पहला कह रहा हमारा यहाँ देखें कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या है, कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखिए कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। ठीक है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इस पॉइंट को याद रखिए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। क्या है, पाणिनि कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। दूसरा कह रहा है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। तीसरा कह रहा है दोस्तों कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे केवल 3। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 3, यानी कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि ऊपर के दोनों पॉइंट हमारे फर्स्ट और सेकंड हैं, यह गलत दिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां क्या कह रहा है दोस्तों, देखें, कह रहा है कि पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है, जबकि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। क्या है,
पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है, जबकि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था और उसका समय 184 ईसा पूर्व है। ठीक है, पतंजलि का संबंध हमारा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग से है, ना कि पाणिनि का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है, ना कि पाणिनि का। ठीक है, फिर कह रहा है इसी तरह अमर सिंह दोस्तों गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, ना कि हर्षवर्धन से। ठीक है, इसी तरह अमर सिंह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, ना कि हर्षवर्धन से। इस पॉइंट को याद रखिए। अतः कथन 1 एवं 2 गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, पाणिनि हमारा पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है, पतंजलि हमारे पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हो जाएंगे, और अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित ना होकर अमर सिंह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि थर्ड कह रहा है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। केवल 3 हम राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न यहां दिया गया है, ऊपर देखें क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। क्या है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवातरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। यानी कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय दोस्तों बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक क्या थी, शाखा थी। क्या है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कह रहा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। क्या है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन बी हमारा केवल 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। जबकि कह रहा है कि स्थाविरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदायों में एक है, इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नहीं है, अतः कथन 1 हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कथन 1 हमारा गलत दिया गया है। जबकि दूसरा कह रहा है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो यह पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है कि महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को क्या किया, प्रोत्साहित किया। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों, यहां देखें। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, यहां देखें ध्यान से। कह रहा दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में क्या चेतावनी दी। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा क्या, कह रहा है कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 2 हमारे पॉइंट सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। बिल्कुल सही है। क्या है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। फिर कह रहा है कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि फैक्ट दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चले। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हमारे सारे प्रश्न दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं, जो कि यूपीएससी की पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न यहां देखें क्या कह रहा है। ठीक है,
चलिए हम 2020 की पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में जो 2020 में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको हम देख, ठीक है। कह रहा है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को क्या है, कह रहा है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो याद रखें दोस्तों, गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है दोस्तों कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो याद रखें दोस्तों, गोपाल बाबा क्या है, वलंगकर के द्वारा, ठीक है। फिर से देखें कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो याद रखें दोस्तों, गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की तरफ। देखें यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है कि परिव्राजक तो कौन थे? वह परित्यागी व भ्रमणकारी थे, पहला कह रहा है। फिर कह रहा है दोस्तों कि श्रमण तो उच्च पद प्राप्त पुजारी। फिर कह रहा है दोस्तों उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। इसमें सही आंसर है दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी, केवल 1 एवं 3 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। क्या है, परिव्राजक जो थे वह हमारे कौन थे? परित्यागी व भ्रमणकारी थे, तो बिल्कुल सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि उपासक बौद्ध धर्म का साधारण क्या था? अनुगामी था, यह भी पॉइंट हमारा सही है। दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, यह गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी। श्रमण दोस्तों हमारा क्या था? श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, बौद्ध तथा कुछ अन्य पंथों में पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को हम क्या कहते हैं दोस्तों? श्रमण कहते हैं। क्या है, जैन भिक्षु या जैन साधु को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या श्रमण कहते हैं। या उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे, याद रखिएगा। परिव्राजक दोस्तों परित्यागी व भ्रमणकारी थे। कौन थे? परिव्राजक हमारे परित्यागी व भ्रमणकारी थे, और उपासक हमारे बौद्ध धर्म का साधारण क्या था? अनुगामी था, ठीक है। जबकि श्रमण हमारा उच्च पद प्राप्त पुजारी, यह गलत दिया गया है। जैन भिक्षु या जैन साधु को हम लोग श्रमण कहते थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। परिव्राजक हमारा परित्यागी व भ्रमणकारी था। उपासक हमारा बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी था। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 हम सही आंसर मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे हम 2019 में पूछे गए आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। यहां देखें क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले। चलिए पहला प्रश्न हमारा जो पूछा गया 2019 में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बुद्ध में देवतारोपण। क्या है, बुद्ध में देवत्वारोपण, ठीक है। क्या है, बुद्ध में देवत्वारोपण। दूसरा कह रहा है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरी कह रहा है दोस्तों की मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हम क्या, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों डी, यानी कि 1, 2 और 3 हमारा तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं। फिर से देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है बुद्ध में क्या है, देवत्वारोपण। फिर कह रहा है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा कह रहा है कि मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। कह रहा है कि उपरयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो याद रखें 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट हमारे सही हैं। क्या है, कह रहा है कि बुद्ध में देवत्वारोपण, ठीक है, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो तीनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही आंसर होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ, कह रहा दोस्तों किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? क्या है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो याद रखिए दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे विजयनगर। क्या है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो याद रखिए दोस्तों विजयनगर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो याद रखिए दोस्तों विजयनगर हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि पंढरपुर कह रहा है दोस्तों या किस नदी के किनारे है? कह रहा है चंद्रभागा। फिर कह रहा है तिरुचिरापल्ली कावेरी। फिर कह रहा है दोस्तों हम्पी हमारा मालप्रभा, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म हमारे सही सुमेलित हैं? तो सही आंसर मार्क करेंगे क्या है, केवल 1 एवं 2, ठीक है। क्या है, केवल 1 एवं 2 हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां देखिए कह रहा है कि पंढरपुर हमारा चंद्रभागा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्या है, पंढरपुर हमारा चंद्रभागा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है तिरुचिरापल्ली कावेरी, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। जबकि कह रहा है दोस्तों कि हम्पी हमारा मालप्रभा, यह हमारा गलत है। हम्पी दोस्तों हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ना कि मालप्रभा नदी के किनारे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पंढरपुर हमारा चंद्रभागा हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी हो जाएगा, हम्पी मालप्रभा से ना होकर तुंगभद्रा से होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, पंढरपुर चंद्रभागा हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी हो जाएगा, हम्पी हमारा क्या हो जाएगा, मालप्रभा से ना होके तुंगभद्रा से हो जाएगा। पंढरपुर चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, और फिर दोस्तों कह रहा है कि हम्पी मालप्रभा, यह हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम्पी हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर के निकट स्थित एक धार्मिक स्थान है जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर दोस्तों विट्ठल स्वामी के मंदिर के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, पंढरपुर चंद्रभागा बिल्कुल सही है, तिरुचिरापल्ली कावेरी बिल्कुल सही है, हम्पी मालप्रभा से ना होकर हम्पी तुंगभद्रा से हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन ए केवल एक ए और 2 हमारे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे। चलिए अब बढ़ेंगे, 2018 में जो हमारे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको हम दोस्तों देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग जो हम लोग हल करते चल रहे हैं देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों फैक्ट यूपीएससी की परीक्षाओं में हूबहू रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए 2018 के प्रश्नों को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहला कि सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। क्या है, कह रहा है दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कि सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। तो याद रखिए दोस्तों, क्या बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, किशनगढ़ शैली। ठीक है, पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, चलिए 2018 का पहला प्रश्न कह रहा था कि सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। तो याद रखिए दोस्तों, किशनगढ़ शैली। क्या है, सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। तो याद रखिए किशनगढ़ शैली हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और यह भी याद रखिए कि बड़ी ठड़ी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह पेंटिंग चित्रकार निहाल चंद ने बनाई थी और बड़ी ठड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। बड़ी ठड़ी किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सामंत सिंह की प्रेमिका तथा उच्च कोटि की क्या थी, कवित्री थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखें क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति की, क्या है, कह रहा है कि त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तीसरा कह रहा है दोस्तों कि अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। फिर चौथा कह रहा है दोस्तों कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 4 पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जो त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। फिर कह रहा है कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति के गीत हैं। तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि दोस्तों पहला और तीसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 4। यानी कि याद रखें कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। और चौथा कह रहा है कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं, यह भी पॉइंट हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 और 4। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। नीचे देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। क्या है, फिर देखिए, कह रहा है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, जैन मत। क्या है, फिर देखिए, कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो याद रखिए दोस्तों, जैन मत हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर से देखिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो याद रखिए दोस्तों, जैन मत इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्न हम देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ चौथे नंबर प्रश्न की तरफ ध्यान आकर्षित करिए। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है हमारा कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। क्या है, कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल गलत पॉइंट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में
अनेक निर्माण कार्य किए गए जिनमें बुलंद दरवाजा एवं खानकाह प्रमुख हैं। कह रहा है इन निर्माण कार्यों में दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, ना कि सफेद संगमरमर का, इसलिए पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में ईंट एवं चूना पत्थर का प्रयोग किया है। क्या है? ईंट एवं चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है। अतः कथन 2 भी हमारा गलत है। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से देखिए, कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, क्या है? इनके निर्माण कार्यों में दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। क्या है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दूसरा कह रहा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में क्या है? कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो यह भी गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में ईंट एवं चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसलिए ना तो 1 ही सही है, ना तो 2। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? क्या है? कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि मैत्रेय। क्या है? बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन सी यानी कि मैत्रेय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है शिल्प एवं किस राज्य की यह परंपरा है? इस पॉइंट को हम यहां देखेंगे। चलिए, कह रहा है दोस्तों कि पत्थक कुली साल। क्या है दोस्तों? कह रहा है पत्थक कुली साल। तो यह दोस्तों हमारा क्या है? पत्थक कुली साल। इसमें जो सही सुमेल है दोस्तों वह है केवल ए, यानी कि बिल्कुल ए हम सही आंसर मार्क करेंगे। कह रहा है कि पत्थक कुली साल हमारा तमिलनाडु, यही पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी कह रहा है कि सुजनी कढ़ाई, यह महाराष्ट्र हमारा गलत दिया गया है। फिर कह रहा है दोस्तों कि उप्पाडा जामदनी साड़ी, यह भी हमारा बिल्कुल गलत है कि उप्पाडा जामदनी साड़ी कर्नाटक से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, पत्थक कुली साल दोस्तों तमिलनाडु हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है दोस्तों उप्पाडा जामदनी साड़ी, यह भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर मार्क करेंगे केवल फर्स्ट, यानी कि पत्थक कुली साल तमिलनाडु हमारा बिल्कुल सही सुमेल होगा। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। फैक्ट दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए, और यदि हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, कह रहा कि पत्थक कुली साल हमारे कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से, जो कि हमारा सही आंसर ऑप्शन ए था। फिर कह रहा दोस्तों कि सुजनी कढ़ाई, जो कि दिया गया था दोस्तों महाराष्ट्र से। तो याद रखिए दोस्तों, सुजनी कढ़ाई हमारी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित ना होकर दोस्तों यह संबंधित है बिहार से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध दोस्तों बिहार से है, ना कि महाराष्ट्र से। और फिर कह रहा था दोस्तों कि उप्पाडा जामदानी साड़ी का संबंध कर्नाटक दिया गया था, तो यह पॉइंट गलत दिया गया था। उप्पाडा जामदानी साड़ी दोस्तों हमारा इसका संबंध कर्नाटक से ना होकर आंध्र प्रदेश से होगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसलिए हमारे 2 और 3 युग्म जो थे वह गलत सुमेल दिए गए थे, जबकि युग्म 1 हमारा कह रहा था कि पत्थक कुली साल तमिलनाडु से बिल्कुल सही सुमेल था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि चपचार कूट त्योहार, कह रहा है चपचार कूट त्योहार। ठीक है, फिर कह रहा है खोंग जाम परवा गाथा गीत। फिर कह रहा है दोस्तों थांगटा नृत्य। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 हमारे बिल्कुल सही सुमेल हैं, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि चपचारकूट त्योहार मिजोरम बिल्कुल सही सुमेल है, और कह रहा है कि खोंगजाम परवा गाथा गीत यह भी हमारा मणिपुर से बिल्कुल सही सुमेल है। तो 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। थांगटा नृत्य दोस्तों हमारा सिक्किम से संबंधित ना होके या दोस्तों कहाँ से, मणिपुर से संबंधित हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। थांगटा नृत्य दोस्तों यह मणिपुर की प्राचीन क्या है, युद्ध कला है। ठीक है, कह रहा है कि चपचारकूट त्योहार मिजोरम हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, और कह रहा है खोंगजाम परवा गाथा गीत यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि थांगटा नृत्य कह रहा है सिक्किम, यह हमारा मणिपुर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है चपचारकूट त्योहार मिजोरम बिल्कुल सही सुमेल है, खोंगजाम परवा गाथा गीत मणिपुर हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, थांगटा नृत्य सिक्किम यह हमारा गलत सुमेल है। थांगटा नृत्य दोस्तों हमारा मणिपुर से संबंधित हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब 2017 के प्रश्नों को देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। चलिए यहां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है,
पहला कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल क्या कह रहा है, सही पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही दिया गया है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का इनमें उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या, कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा दोस्तों क्या किया गया है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, फिर से दूसरा देखें, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, जबकि पहला पॉइंट ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट दिया गया है, तीसरा पॉइंट, यहां देखिए क्या कह रहा है ऊपर। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 1 एवं 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, नोट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्यों के विषय में विद्वानों में क्या है दोस्तों, मतभेद है। तो ऑप्शन सी हम सही मार्क करेंगे, 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। क्या है, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि यह क्या है, हमारा गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर दूसरा कह रहा है कि केवल करताल यानी कि सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 और 3 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। याद रखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मणिपुरी संकीर्तन से संबंधित। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। तीसरा कह रहा है कि यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा कह रहा है कि केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह पॉइंट हमारा गलत है। इसीलिए हम लोगों ने दोस्तों ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही मार्क किया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ क्या कह रहा है देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो पहला पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों, यहां देखिए कह रहा है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय क्या है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से क्या है, सदैव विद्यमान रहते हैं। क्या है, कह रहा है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें। इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों क्या, वह है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे केवल 2। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है कि सौतांत्रिक और सम्मितीय बौद्ध मत से संबंधित है, ना कि जैन मत से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो यह गलत है दोस्तों, हमारे सौतांत्रिक और सम्मितीय बौद्ध मत से संबंधित थे, ना कि जैन मत से। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल दोस्तों सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा गलत है कि सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय ना होके दोस्तों बौद्ध मत के संप्रदाय थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सर्वास्तिवादियों की मान्यता कि दृग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है,
अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन बी केवल सेकंड हम मार्क सही करेंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है। क्या है? जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है अजंता में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, कह रहा है कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है, जो कि कहाँ है दोस्तों स्थित, वह है हमारा अजंता में। ठीक है, फिर देखिए, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है, जो कि है दोस्तों ऑप्शन ए अजंता में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, गुफा नंबर 1 में अवस्थित है, यह भी पॉइंट याद रखिए। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों नंद राजा जात यात्रा गोंडों का। फिर कह रहा है दोस्तों वारी वारकरी संथालों का। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल है वह है दोस्तों केवल एक। ठीक है, यानी कि केवल एक। कह रहा है दोस्तों नंद राजा जात यात्रा नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल एक सही है कि चलिहा, बिल्कुल हमारा जो सही सुमेल है दोस्तों वह है हमारा केवल एक, यानी कि कह रहा है वारी वारकरी, तो यह विठोबा देवता महाराष्ट्र से संबंधित है। जबकि कह रहा है कि चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का उत्सव, तो यह बिल्कुल हमारा सुमेल है। जबकि दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि चलिहा साहिब उत्सव सिंधियों का, बिल्कुल सही है। कह रहा है नंद राजा जात यात्रा गोंडों का, तो याद रखिए दोस्तों नंद राजा जात यात्रा या नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड से संबंधित है, ना कि गोंडों का। ठीक है, क्या है? नंद राजा जात यात्रा, याद रखें तो नंदा राजा जात यात्रा दोस्तों हमारा नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड से संबंधित है, ना कि गोंडों से। ठीक है, फिर कह रहा है वारी वारकरी संथालों का, तो यह गलत है दोस्तों। वारी वारकरी हमारा विठोबा देवता महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा, ना कि दोस्तों संथालों का। इसीलिए हमारा दूसरा और तीसरा गलत दिया गया है। जबकि चलिहा साहिब उत्सव दोस्तों सिंधियों का बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। ऑप्शन ए केवल बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, क्या है? नंद राजा जात यात्रा दोस्तों नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड से संबंधित है और वारी वारकरी दोस्तों संथालों का नहीं दोस्तों, यह हो जाएगा वारी वारकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र से। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए केवल एक। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शेष सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शेष सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, तो याद रखें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे केवल एक। क्या है? सही आंसर मार्क करेंगे केवल एक, यानी कि अर्सवल्ली। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन एक अर्सवल्ली। ठीक है, यहां देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है अर्सवल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला में स्थित है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर से संबंधित है केवल ऑप्शन ए, यानी कि अर्सवल्ली, जो कि कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अमरकंटक, तो याद रखें विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है, यहाँ जैन मंदिर है। ठीक है, क्या है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है दोस्तों, याद रखिए कौन? अमरकंटक। और ओंकारेश्वर है दोस्तों शिव मंदिर मध्य प्रदेश खंडवा जिला। क्या है? ओंकारेश्वर है दोस्तों शिव मंदिर मध्य प्रदेश खंडवा जिला। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है? ओंकारेश्वर शिव मंदिर मध्य प्रदेश खंडवा जिला। जबकि पहला है दोस्तों अर्शवल्ली, या हमारा सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और बढ़ेंगे 2016 में पूछे गए आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहा है, यहां देखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों पहला हमारा जो प्रश्न पूछा गया है 2016 में कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कह रहा है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। क्या है? पहला कह रहा है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो इसमें जो सही दिया गया है दोस्तों वह हम सही मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों हमारे पॉइंट सही दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की क्या करते थे? निंदा करते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। बिल्कुल सही है। फिर से देख लीजिए, तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कह रहा है कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को क्या करते थे दोस्तों? अस्वीकार करते थे। तो दोनों पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहां देखें,
कह रहा दोस्तों कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में या भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। क्या है? पहला कह रहा है दोस्तों कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बिल्कुल गलत दोस्तों दिया गया है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों? हमारा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, ना कि हीनयान संप्रदाय का। इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। फिर देखिए, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है दोस्तों कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति क्या करता है? विलंबित करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमारा बौद्ध क्या है? बोधिसत्व दोस्तों बौद्ध मत के क्या है? महायान संप्रदाय की एक केंद्रीय संकल्पना है, ना कि हीनयान संप्रदाय की। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा दोस्तों कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है? कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा कह रहा है दोस्तों कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति क्या करता है दोस्तों? विलंबित करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बोधिसत्व कौन थे, तो याद रखिए दोस्तों कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति क्या करता है? विलंबित करता है। और बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और दोस्तों यह भी याद रखें कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं है। बोधिसत्व दोस्तों बौद्ध मत के क्या? महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। इसीलिए हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। हमारा जो चल रहा था दोस्तों वह है हमारा प्रीलिम सॉल्व पेपर यूपीएससी का, जिसमें हम लोग देख रहे थे भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमारा चल रहा था दोस्तों आर्ट एंड कल्चर। तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।